हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप एक रेगुलर व्यूअर हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर चुके हैं। मेरे चैनल पर आपको मिलते हैं कई सारे सब्जेक्ट्स के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स। तो आजकल हम कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट, जिसमें आप पहुंचे हैं हम एक नए टॉपिक के ऊपर जो कि है लेवरेज। आज के टॉपिक में हम ये जानने वाले हैं कि लेवरेज क्या होती है, मतलब उसका मीनिंग क्या है, कितने प्रकार की होती है लेवरेज, और इसके अलावा जो 3 प्रकार की लेवरेज है, हर एक लेवरेज का फॉर्मूला क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। स्टार्ट करेंगे हम मीनिंग ऑफ लेवरेज के साथ। देखिए, कोई भी कंपनी हो, कुछ भी बनाती हो, उसे ये बहुत जरूरी है कि वह ये डिसाइड करे कि किस प्रकार के फंड्स उसने यूज करने हैं। फंड्स जो है वह 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आ जाते हैं वह फंड्स जिनके ऊपर फिक्स कॉस्ट देनी ही पड़ती है, जैसे कि डिवेंचर्स होते हैं या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है। इसके ऊपर पहले से ही निर्धारित कर लिया जाता है कि कितना पैसा जो है वह दिया जाएगा। तो यहाँ पर बात निकल कर ये आती है कि जब एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स की रिटर्न को बढ़ाने के लिए ज्यादा यूज करती है फिक्स कॉस्ट बेयरिंग फंड्स का, तो उससे लेवरेज बढ़ती चली जाती है। लेवरेज का इम्पैक्ट प्रॉफिट के ऊपर आना ही है, क्योंकि एक कंपनी के पास एसेट्स होते हैं, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होता है, जिसमें से ही कंपनी को पे करनी होती है अपनी फिक्स्ड कॉस्ट। तो आइए आज के वीडियो लेक्चर में जानते हैं कि कैसे जर्नल इनकम स्टेटमेंट में से लेवरेज को कैलकुलेट किया जाता है। स्लाइड पर आप देख सकते हैं एक कंपनी की जर्नल इनकम स्टेटमेंट, जो कि स्टार्ट होती है सेल्स रेवेन्यू के साथ। सबसे पहले हम माइनस कर देते हैं इसमें से वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है वह खर्चे जो प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ये खर्चे बढ़ेंगे, प्रोडक्शन कम होगी तो वेरिएबल एक्सपेंसेस भी कम हो जाएंगे। तो सबसे पहले सेल्स में से इन्हीं वेरिएबल एक्सपेंसेस को माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद हमें जो अमाउंट मिलेगी उसे बोला जाता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से माइनस कर दी जाती है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का मतलब वह खर्चे जो कि प्रोडक्शन के साथ लिंक नहीं है। मान लीजिए कंपनी के अंदर कोई सीए रखा है, कोई मैनेजर रखा है, उसकी तनख्वाह जो होती है वह फिक्स्ड होती है। तो कंट्रीब्यूशन में से जब हम फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाती हैं अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। इसका मतलब है ये वह प्रॉफिट है जिसमें से अभी हमने ब्याज भी भरना है और सरकार को टैक्स भी देना है। अभी तक का हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट हुआ पूरा। अब हम चलेंगे आगे। एबिट में से सबसे पहले कंपनी पे करेगी इंटरेस्ट, जो भी ब्याज कंपनी ने पे करना है वह आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्सेस। तो इसी नेट प्रॉफिट में से जब टैक्सेस पे कर दिए जाएंगे तो कंपनी के पास बचेगा अर्निंग्स जो आएंगी आफ्टर टैक्सेस। इसी में से कंपनी जो है वह प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड भी देगी। अब यहाँ एक चीज को गौर कीजिएगा, ऊपर वाला जो पार्ट था एबिट से पहले वाला पार्ट, वह तो है ऑपरेटिंग खर्चे, मतलब वह क्या हुआ, वह हुए बिजनेस के रोजमर्रा के खर्चे, जिन्हें करने के लिए कंपनी को अपना पैसा इकट्ठा करना ही पड़ेगा। तो ये जो यहाँ तक का हिस्सा है, इस हिस्से को हम बोल सकते हैं कि ये है ऑपरेटिंग लीवरेज का हिस्सा। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करते हैं आगे की, यानी कि जब एबिट दे दिया और उसके आगे का ये जो हिस्सा आ जाता है, ये सारा आ जाता है फाइनेंशियल नेचर का। तो यहाँ से निकल कर आती है फाइनेंशियल लेवरेज। तो इनकम स्टेटमेंट से हमें ये समझ आया कि जो लेवरेज होती है वह 2 प्रकार की होती है, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल। और अगर हम इन दोनों के इम्पैक्ट को स्टडी करना चाहते हैं तो निकल कर आ जाती है 3rd टाइप की लेवरेज, जो कि है कंबाइंड लेवरेज। चलिए अब हम इन तीनों के फॉर्मूले देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे निकाली जाती है। तो उसे निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर एक कंपनी अपनी सेल्स को चेंज करती है, मतलब मान लीजिए अभी 300 यूनिट बना रही है, एक क्वार्टर में डिसाइड करती है कि हम तो 250 यूनिट बनाएंगे,
फिर दूसरे क्वार्टर में डिसाइड करती है कि हम तो 350 यूनिट बनाएंगे। तो इन दोनों केसेस में यूनिट्स ज्यादा और कम किए जा रहे हैं। इसका सीधा सीधा असर आएगा ऑपरेटिंग लीवरेज के ऊपर। अब यहाँ पर जानना ये है कि जो प्रोपोर्शनेट चेंज इन एबिट जो होगा वे ज्यादा होगा प्रोपोर्शनेट चेंज इन सेल्स के, तो ऑपरेटिंग लीवरेज आ जाएगी। और दूसरी बात, जैसे कि आप फॉर्मूला में देख सकते हैं, फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन एबिट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। मतलब दो चीजों का खेल है। चेंज जो आएगा एबिट में, क्यों आया? सेल्स चेंज होने के कारण। अगर तो इसका आंसर ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ऑपरेटिंग लीवरेज आ रही है। जितना ज्यादा इस रेशो का आंसर आएगा, मतलब ग्रेटर द DOL, द हायर विल बी द ऑपरेटिंग लीवरेज। इसका मतलब रिलेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके साथ। अगली बात इसमें समझने की ये है कि ऑपरेटिंग लीवरेज सिर्फ और सिर्फ तभी होती है अगर एक कंपनी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट खर्चा कर रही है। अगर एक कंपनी में किसी भी प्रकार का फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं है तो ऑपरेटिंग लीवरेज बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब हम जान लेते हैं कि ऑपरेटिंग लीवरेज के फैक्ट्स क्या हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट के साथ लिंक्ड होती है, पर जितनी ज्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट फिक्स्ड होगी उतना ही ज्यादा कंपनी के लिए ऑपरेटिंग रिस्क बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर एक कंपनी हाई ऑपरेटिंग लीवरेज रखना चाहती है, वह तभी बढ़िया मानी जाएगी अगर उसके रेवेन्यूज दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। पर अगर रेवेन्यूज कम हो रहे हैं तो हाई ऑपरेटिंग लीवरेज कंपनी के लिए बहुत ही बुरी साबित हो सकती है। इसका मतलब ऑपरेटिंग लीवरेज जो है वह ऑपरेटिंग रिस्क को जन्म देती है, और अगर इसको कंट्रोल करना है तो कंपनी के पास लार्जर सेल्स वॉल्यूम होने चाहिए ताकि हर प्रकार की फिक्स कॉस्ट कवर की जा पाए। अब हम जानेंगे कि फाइनेंशियल लीवरेज क्या होती है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब होता है इनकम स्टेटमेंट के अंदर फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस की प्रेजेंस। अब हम इसे दोबारा से एक बार स्टेटमेंट में देख लेते हैं। अब इस इनकम स्टेटमेंट को जरा गौर से देखिए। अब यहाँ पर आपको दिख रहे हैं एबिट के बाद का हिस्सा। तो एक बार जब आपने एबिट निकाल दिया, उसके बाद इंटरेस्ट, टैक्सेस, डिविडेंड, ये जो तीनों चीजें आप पे कर रहे हो, ये प्रॉफिट के कारण आगे या पीछे नहीं होगी, आपको ये देनी ही पड़ेंगी। कोई भी अगर आपने किसी प्रकार के बॉन्ड्स इशू किए हैं कंपनी ने, तो वह बॉन्ड जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपने किसी प्रकार के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो हैं आपके पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, तो उसके ऊपर डिविडेंड भी पे करना ही पड़ेगा। इसका मतलब आगे का जो हिस्सा है और टैक्स भी जो है उसके ऊपर परसेंटेज सरकार के द्वारा निर्धारित की हुई है कंपनीज के लिए, तो वह सारा कंपनी को बेयर करना ही पड़ता है। तो सबको पैसा देने के बाद अंत में बारी किसकी आई? अंत में बारी आएगी इक्विटी शेयर होल्डर्स की, यानी सारे खर्चे कर दिए, उसके बाद आई अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, और उसे जब नंबर ऑफ शेयर्स के साथ डिवाइड कर दिया जाएगा तो अंत में हमारे पास क्या निकल कर आएगा? अर्निंग पर शेयर की इक्विटी शेयर होल्डर को हमने कितने पैसे दिए। इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल लीवरेज का डायरेक्ट कंसर्न है इम्पैक्ट जो आएंगे एबिट के बाद वाले, क्योंकि उसके ही निकलता है इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग्स। तो एक कंपनी की कितनी एबिलिटी है अपने फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस को पे करने की, नतीजा है कि हम एबिट में से अर्निंग पर शेयर को बढ़ाना ही चाहते हैं। तो जब हम डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज निकालना चाहेंगे तो इसके लिए जो फॉर्मूला निकल कर आएगा वह फॉर्मूला होगा कि सबसे पहले आपने निकालनी है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। अगर जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया कि सेल्स कम ज्यादा हो रही है, उसी हिसाब से एबिट चेंज होगा, उसी के आगे का जो फाइनेंशियल पार्ट है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। तो परसेंटेज चेंज इन एबिट जो है उसे डिवाइड अर्निंग पर शेयर है उसे डिवाइड करेंगे हम परसेंटेज चेंज इन एबिट के साथ। तो ये जो रेशो निकल कर आएगी, यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि एक कंपनी के अंदर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज कितनी है। अब बात कर लेते हैं फैक्ट्स की। जब परसेंटेज चेंज इन ईपीएस जो है
वह ज्यादा है परसेंटेज चेंज इन एबिट में से। इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल लीवरेज एग्जिस्ट कर रही है। दूसरा फैक्ट ये है कि अगर एक कंपनी के अंदर कोई भी फिक्स चार्ज फाइनेंसिंग नहीं है, मतलब कंपनी ने कोई बॉन्ड्स नहीं दिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं दी, उस केस में एबिट में से जो भी टैक्स हम पे करेंगे उसके बाद सारे का सारा पैसा किसका हो जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। इसका मतलब कोई भी फाइनेंशियल लीवरेज नहीं होगी। इसके बाद तीसरा फैक्ट, अगर फाइनेंशियल लीवरेज है तो वह जन्म किसको देगी? फाइनेंशियल रिस्क को। फाइनेंशियल रिस्क ये हो जाएगा कि कंपनी जो है इस फाइनेंशियल कॉस्ट को बियर नहीं कर पाएगी, जिस कारण से कंपनी की जो पेमेंट्स हैं वह खराब हो जाएंगी और टेक्निकली कंपनी लिक्विडेशन की तरफ भी आगे बढ़ सकती है। तो इसलिए एक फाइनेंशियल मैनेजर को इस चीज पे खास गौर करना है कि फर्म की फाइनेंसिंग तैयार करते समय लॉन्ग टर्म फंड्स में उतना ही पोर्शन लिया जाए, लॉन्ग टर्म डेट्स और प्रेफरेंस शेयर्स का जितना कंपनी की काबिलियत है पे करने की। कंबाइंड लीवरेज, अगर कंपनी चाहती है कि पूरी इनकम स्टेटमेंट के ऊपर टोटल लीवरेज हम कैलकुलेट कर लें, मतलब सेल्स रेवेन्यू से स्टार्ट हुए और अर्निंग पर शेयर तक का सारा एनालिसिस हमने करना है, उसे बोला जाता है डिग्री ऑफ टोटल लीवरेज। तो डिग्री ऑफ टोटल लीवरेज जब कैलकुलेट की जाती है उसके अंदर दो मेन चीजें आती हैं। एक तो परसेंटेज चेंज आना ही आना है, ऊपर आएगा अर्निंग पर शेयर और नीचे आएगा सेल्स। मतलब फॉर्मूला क्या बन गया इस रेशियो को निकालने का? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। या यूं कहें, जब हम ऑपरेटिंग लीवरेज को मल्टीप्लाई कर देते हैं फाइनेंशियल लीवरेज के साथ तो हमारे पास डिग्री ऑफ टोटल लीवरेज आ जाती है। इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ लीवरेज का। हम मिलने वाले हैं बहुत जल्द, जिसमें हम जानेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में और पूरी थ्योरीज को भी डिटेल में सीखेंगे। तब तक आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाते चलिए।